हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग बेटा। आज हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे। और इस लेक्चर नंबर 5 को पढ़ने से पहले हम लोग जैसे कि हर लेक्चर में पढ़ते हैं एक क्विक रिवीजन करेंगे। और क्विक रिवीजन करने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग को पढ़ना है बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है बेटा। दैट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। बिल्कुल सही कहा। और लास्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था बेटा। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी थी, एनाटॉमी ऑफ लंग्स के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, वहां पर 2 फिशर होती है, यहां पर 1 फिशर होती है। और बहुत सारी, और राइट लंग आपका बड़ा होता है, लेफ्ट लंग छोटा होता है। और मैंने क्या बताया था बेटो, क्या क्या बताया था बच्चों, कि ध्यान रखिएगा कि राइट लंग जो होता है उसमें इंफेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। ऐसा मैंने क्यों बताया था बेटा, ऐसा मैंने इसलिए बताया था क्योंकि जो आपका राइट प्राइमरी ब्रोंकस होता है वो मोर वर्टिकल होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। आगे बात समझ में। और वर्टिकल होने के साथ साथ वो वाइडर भी होता है, इसलिए वहां पर लॉज होने के चांसेस, मतलब कि किसके लॉज होने के, बैक्टीरिया लॉजमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको लास्ट क्लास में समझ में आ गया होगा। फिर मैंने बताया था कि न्यूमोथोरेक्स कैसे हो सकता है, प्लूरल इफ्यूजन कैसे हो सकता है। ठीक है, न्यूमोथोरेक्स बेटा जो मैंने आपको बताया था वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं यहां पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी साथ में लेके चल रहा हूं ताकि आपको कहीं से भी एनसीईआरटी से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कभी भी ये ना लगे कि यार ये क्वेश्चन तो हमने कभी देखा भी नहीं है। मैं पूरी एनसीईआरटी को बेटा एक एक चीज आपका कवर रहेगा और मैं आपको ये एश्योर करता हूं कि ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक क्विक रिवीजन। ठीक है, अब मैंने लास्ट क्लास में थोरेसिक केज के बारे में बताया था बेटा, मुझे लगता है आपको ये चीज याद आ रही होगी। तो अगर हम थोरेसिक केज के बारे में बात करते हैं बेटा, अगर हम लोग थोरेसिक केज के बारे में बात करते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। वापस से मैं उस डायग्राम को वापस से दिखा देता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर रहें। चलिए देखते हैं, ये वाला डायग्राम अभी आ जाएगा यहां पे, ये वाला डायग्राम। ठीक बच्चों, तो मैं यहां पर एक चीज आपको यहां पर और दिखाना चाह रहा हूं और उसके बाद फिर से मैं आपको बताऊंगा। अब सुनिए, अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, ध्यान से सुनना बेटा। ठीक, हम अगर बात करते हैं, हम अगर बात करते हैं सबसे बेसिक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की, तो ये जो थ्योरेसिक थोरेसिक कैविटी है इसमें क्या रखा होगा बेटा, आपका लंग रखा होगा। ये जो थोरेसिक कैविटी है इसमें क्या रखा होगा, आपका लंग रखा होगा, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दिया था। ठीक है, अब मुझे यहां पर जब भी मैं बोलूंगा तो मैं यहां पर 2 वॉल्यूम्स के बारे में बात करूंगा बेटा, तो आपको वो चीज दिमाग में बैठनी चाहिए। एक वॉल्यूम के बारे में बात करूंगा जिसको मैं बोलूंगा एंटरो पोस्टीरियर एक्सिस। किसको बोलूंगा बेटा, एंटरो पोस्टीरियर एक्सिस। और एक को मैं बोलूंगा, ये आपका वेंट्रल है, और ये वाला पॉइंट क्या है बेटा, आपका डॉर्सल। तो मैं डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस के बारे में बात करूंगा। मतलब एक तो मैं ये वाली एक्सिस के बारे में बात करूंगा, ये मेरा पूरा का पूरा बेटा क्या है आपका, ये पूरा का पूरा मेरा क्या है आपका थोरेसिक केज। और अगर हम बात करते हैं थोरेसिक केज में, तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला क्या होगा आपका एंटरो पोस्टीरियर, और ये वाला पोर्शन क्या होगा आपका डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। आ गई बात समझ में। ठीक, तो अगर मैं इस थोरेसिक चैम्बर में आपको ये दिखाना चाहूं तो किस तरीके से बेटा मैं दिखा सकता हूं, ध्यान से देखो। इस वाले को, इस वाले को जो मैंने ऐसे बताया है बेटा। ठीक है, इस वाले एक्सिस को मैं क्या बोल सकता हूं, इस वाले एक्सिस को मैं बोल सकता हूं एंटरो पोस्टीरियर एक्सिस। क्या बोल सकता हूं बेटा, एंटरो पोस्टीरियर, पोस्टीरियर, एंटरो पोस्टीरियर एक्सिस। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वाले एक्सिस को मैं क्या बोलूंगा बेटा, एंटरो पोस्टीरियर एक्सिस। और अगर मैं दूसरे एक्सिस के बारे में बात करूं, अगर मैं इस वाले एक्सिस को लूं, अगर मैं इस वाले एक्सिस को लूं बेटा, तो इस वाले एक्सिस को मैं बोलूंगा, इस वाले एक्सिस को मैं बोलूंगा डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस।
क्या बोलूंगा बेटा, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, वेंट्रल एक्सिस। एक को मैंने क्या बोला बेटा, एंटरो पोस्टीरियर एक्सिस, और एक को मैंने क्या बोला, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। ये बात समझ में आ गई। तो जो भी हम लोग चेंज देखेंगे थोरेसिक केज में, वो जो भी चेंज देखेंगे हम लोग वॉल्यूम में, वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा बेटा आपके लंग में। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से होगा। मैं सारी चीजें इत्मीनान से पढ़ाऊंगा बेटा, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं है। इसको समझने से पहले, इसको देखने से पहले मैं आपको एक एनिमेशन दिखाना चाहूंगा, और एनिमेशन जब दिखाएंगे बेटा तो उससे आपको चीजें और क्लियर होंगी। ध्यान से देखना। यहां पर मैं होम में गया बेटा, यहां पर हम अपनी एनाटॉमी लर्निंग खोज लेते हैं। अब यहां पर आपको मैं एनिमेशन दिखाना चाहता हूं। चलिए, देखिए ध्यान से बेटा, इस एनिमेशन को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। आपको ये जो थोरेसिक केज है ये बाहर आते हुए दिख रहा होगा। थोरेसिक केज हल्का सा बाहर और अपवर्ड, मतलब कि थोड़ा सा ऊपर की ओर जा रहा है और थोड़ा सा बाहर की, मतलब कि आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, आउटवर्ड्स एंड अपवर्ड्स दिख रहा है। ठीक, और फिर क्या क्या जा रहा होगा आपको, इनवर्ड्स एंड क्या। आगे बात समझ में, मैंने क्या बोला बेटा कि आपको ध्यान से सुनना। पहले इधर देखो, इसको हम लोग थोड़ा सा, अब देखो, अब देखो, मैं थोड़ा सा इनको और ऊपर कर देता हूं महाशय जी को। अब देखो, अब ये वाला एक्सिस देखो, देखो आपको दिख रहा है क्या कि ये ऊपर की ओर भी मूव कर रहा है और नीचे की ओर भी। मुझे लगता है आपको ये एनिमेशन दिख जरूर रहा होगा बेटा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये जो थोरेसिक केज आपको दिख रहा हो, एक बार वॉल्यूम बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ा और फिर घटा, फिर बढ़ा और फिर घटा। ठीक है, तो इसको हम लोग सामने से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा बेटा, देखो। ठीक है, तो मैं आपको इस पूरे चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, चलिए, तो एक बार एनिमेशन अगर आपने देख लिया होगा बेटा तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बेटा, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लेक्चर नंबर 5। ठीक, अब उसको समझने से पहले, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को समझने से पहले बेटा मैं लंग को लेके आया हूं। आइए देखते हैं। ये है बेटा आपका एक लंग। ठीक है, एज्यूम कीजिएगा इस लंग को मैं क्या बोलूंगा, ये जो आपको दिख रहा होगा बेटा। ठीक है, इस लंग को, एक लंग को मैं क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा बेटा आपको बताइए, सॉलिड एंड स्पॉन्जी। सॉलिड का मतलब हार्ड नहीं होता है बेटा। ठीक है, तो इसको है क्या, ये सॉलिड है, और स्पॉन्जी, ये देखो स्पॉन्जी है, आपको दिख रहा होगा। अब देखना, मान लीजिए कि ये दोनों, ये जो ये है बेटा, ये मेरा थोरेसिक केज है, ये क्या है आपका, थोरेसिक केज। अब ध्यान से देखना आपको, अब ये लंग, लंग मेरा पूरा टाइटली पैक्ड किसमें है बेटा, थोरेसिक केज में। दिख रहा है आपको, ये जो मेरा हैंड दिख रहा है बेटा आपको, वो पूरी तरीके से कहां पर है, देखिए पैक्ड है। यहां पे ध्यान से दीजिए बेटा। ठीक है, अब यहां पर जो आपको दिख रहा होगा, तो जैसे जैसे मैं अपने हाथ को दूर ले जाऊंगा वैसे वैसे लंग एक्सपेंड करेगा। देखिए एक्सपेंड कर रहा है क्या बेटा, और जैसे जैसे मैं पास लाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, लंग में क्या हो जाएगा, ये एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन है बेटा, और ये क्या है आपका, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, दिख रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बेटा कि ये जो लंग होता है ये सॉलिड एंड स्पॉन्जी है, मतलब कि ये कंप्लायंस है बेटा। ठीक है, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि इस लंग में आपका मसल्स क्या एब्सेंट होंगी, मसल्स क्या है बेटा आपको एब्सेंट है। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू, तो ये जो मेरे जो हैंड है बेटा, इसको आप क्या समझिए, आपका थोरेसिक केज। तो अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी अगर मैं थोरेसिक केज के वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो मुझे बताइए ये जो लंग है इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और अगर मैं थोरेसिक केज के वॉल्यूम को घटाऊंगा तो इसका वॉल्यूम भी घटेगा। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट मैं आपको समझाने में सफल रहा।
फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये है आपका लंग। अब मैंने क्या बताया था कि थोरेसिक केज इज ए एयर टाइट चैम्बर। थोरेसिक केज क्या होता है बेटा आपका? एयर टाइट चैम्बर। तो यहां पर मैं वापस से क्या लिखूंगा बेटा आपका? थोरेसिक थोरेसिक केज। और थोरेसिक केज के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था बेटा। थोरेसिक केज इज ए एयर टाइट चैम्बर। ये क्या था बेटा आपका? एयर टाइट चैम्बर था। ठीक, एयर टाइट कैसे? ये देखिए, ये देखिए, ये लंग है आपका, और इसको मैंने क्या किया, पूरी तरीके से इसको भर दिया यहां पर। ये मेरा क्या है? थोरेसिक केज। ये मेरे हाथ क्या है? थोरेसिक केज। ठीक, और ये क्या है आपका? लंग। तो अगर मैंने, वापस रिपीट कर रहा हूं बेटा, अगर मैं थोरेसिक केज में कुछ भी चेंज करूंगा तो वो कहां पर रिफ्लेक्ट होगा? आपके लंग में रिफ्लेक्ट होगा। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट मैं समझा पा रहा हूं बिल्कुल अच्छी तरीके से बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये आपका थोरेसिक केज। अब देखिए, जब मैं थोरेसिक केज को एक्सपेंड कर रहा हूं तो साथ साथ देखो लंग भी एक्सपेंड हो रहा है। और जब मैं थोरेसिक केज को बेटा क्या कर रहा हूं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो लंग में भी क्या हो रहा है आपका? कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो इसका मतलब जब थोरेसिक केज एक्सपेंड करेगा तो लंग भी एक्सपेंड करेगा। इसका मतलब इसका मतलब क्या? कि जब थोरेसिक केज में जब क्या होगा? एक्सपेंशन होगा, तो लंग में भी एक्सपेंशन होगा। और देखिए यहां पर मुझे बताइए कि ये आपको वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है कि ये वाला वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है? मुझे बताइए कौन सा वॉल्यूम ज्यादा ज्यादा है? ये वॉल्यूम ज्यादा है कि ये वॉल्यूम ज्यादा है? आ गई बात समझ में बच्चों? इसका मतलब क्या है बेटा कि अगर मैं थोरेसिक केज को एक्सपेंड करूंगा तो लंग का वॉल्यूम बढ़ेगा। वेरी गुड। और अगर मैं थोरेसिक केज को वापस से अपनी जगह पे लाऊंगा तो क्या होगा? लंग में वॉल्यूम कम होगा। और क्या? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम वॉल्यूम अगर बढ़ा तो प्रेशर कम। ठीक, अब ध्यान से सुनना, ये है मेरा लंग। ठीक बेटा, ये थोरेसिक केज। ठीक, अब मुझे क्या करना है? इनहेलेशन करना है। मुझे क्या करना है? इनहेलेशन। इनहेलेशन के टाइम पर सुनना बात ध्यान से, इनहेलेशन के टाइम पर यहां एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर, और हम मेरे लंग में प्रेशर कम होना चाहिए, क्योंकि तभी तो सिंपल लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग कोई भी गैस हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की ओर मूव करेगी। सब लिखूंगा बेटा, अभी सिर्फ और सिर्फ पूरा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे बात समझ में? तो मैंने क्या बोला कि अगर मुझे बाहर की एयर को अंदर क्या करना है? इनहेल करना है। तो आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में करेंगे क्या? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ही तो पढ़ेंगे बेटा। तो इनहेलेशन कैसे होगा कि सराउंडिंग एयर को अगर मुझे इनहेल करना है तो मुझे लंग के वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर घटेगा तभी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब अगर मुझे इसमें एयर एयर भरनी है तो मुझे थोरेसिक केज के वॉल्यूम को क्या करना पड़ रहा है बेटा? बढ़ाना पड़ रहा है। आगे बात समझ में? और जब मुझे अंदर की एयर को बाहर निकालना होगा तो जब मैं यहां पर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो इसके अंदर जो एयर भरी होगी वो आपके पैसेज ऑफ एयर से होते हुए कहां बेटा? बाहर चली जाएगी। मुझे लगता है ये पॉइंट अगेन एंड अगेन मैं समझा रहा हूं बेटा। और ये क्या है आपका? एक लंग तो होगा नहीं बेटा आपका, दो लंग्स होंगे कुछ इस तरीके के बेटा। आगे बात समझ में? दो लंग होंगे, क्लियर है? चलिए, अब कैसे होता होगा एक्सपेंशन, कैसे होता होगा कॉन्ट्रैक्शन, इन सारी चीजों को बेटा हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। चलिए, तो मैंने यहां पर बेटा एक लंग बना रखा है। ठीक, अब सुनना बात ध्यान से। ये जो मैंने व्हाइट वाला लिया है, सुनना एकदम धीरे धीरे चलेंगे। ये जो मैंने व्हाइट वाला लिया है बेटा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका थोरेसिक केज का जो वॉल है वो, तो इसको मैं लिख देता हूं वॉल ऑफ थोरेसिक केज। वॉल ऑफ थोरेसिक थोरेसिक केज। वॉल ऑफ थोरेसिक केज। ठीक है बच्चों? और उसके बाद
ये जो रेड कलर होगा, रेड कलर होगा, ये रेड कलर वाला क्या है बेटा आपका? पेराइटल प्लूरा। ये क्या है बेटा आपका? पेराइटल, पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा। ठीक है। और बीच में जो आपको क्या दिख रहा है बेटा आपको? ये जो कैविटी दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? प्लूरल कैविटी। क्या बोलते हैं? प्लूरल कैविटी। तो ये देखिए मैंने क्या बना दिया बेटा आपका? प्लूरल कैविटी बना दिया। ठीक, आगे बात समझ में? तो ये क्या है बेटा आपकी? प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी। सुनते रहना बात, तभी पूरी हम लोग कॉन्सेप्ट पे पहुंच पाएंगे बेटा। ठीक है। और जो लास्ट वाली जो सबसे इनर लेयर है बेटा, वो क्या है आपकी? विसरल प्लूरा। इसको हमने क्या बोला? विसरल प्लूरा। आगे बच्चों बात समझ में? इसको हमने क्या बोल दिया? विसरल प्लूरा। अब मैंने क्या बोला कि अगर थोरेसिक नहीं, वॉल ऑफ थोरेसिक केज में अगर बेटा क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। अब एक चीज और, मैं अगर एनवायरमेंटल एयर की बात करता हूं, यहां पर बेटा मैंने क्या मान ली? एनवायरमेंटल एयर, एनवायरमेंटल एयर। और एनवायरमेंटल एयर का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो 760 mm ऑफ Hg होगा। कितना होगा बच्चों? 760 mm ऑफ Hg। आगे बात समझ में? लेकिन अगर मैं प्लूरल कैविटी के उसकी बात करता हूं बेटा, किसके? पार्शियल प्रेशर की, तो ये होता है बेटा ऑलवेज निगेटिव एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में, और ये होता है 756 mm ऑफ Hg। मुझे हमेशा इनका डिफरेंस कितना रखना है बेटा? इनका डिफरेंस हमेशा 4 रखना है। -4 मुझे हमेशा इस डिफरेंस को मेंटेन करना है। मुझे -4 इसको हमेशा मेंटेन करना है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे रेजिडुअल वॉल्यूम को बाहर निकलने नहीं देना है, और रेजिडुअल वॉल्यूम को भी मैं बहुत अच्छी तरीके से बेटा एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब सुनो, अब मुझे बताइए कि अगर थोरेसिक वॉल में, सुनते रहना बेटा, थोरेसिक वॉल में क्या हुआ? एक्सपेंशन। मैंने क्या बोला बेटा? अगर थोरेसिक वॉल में क्या हुआ? एक्सपेंशन। ठीक है। तो थोरेसिक वॉल में जब एक्सपेंशन होगा तो थोरेसिक थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम क्या होगा बेटा? इंक्रीजेस। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा बेटा? इंक्रीजेस। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? थोरेसिक वॉल में जब एक्सपेंशन होगा तो थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज करेगा। जब थोरेसिक, ठीक, अब सुनना बात, अब सुनना बात ध्यान से, तभी हम लोग देखो। अब मैंने क्या किया? यहां पर एक्सपेंशन कराया। मैंने किसका एक्सपेंशन कराया बेटा? थोरेसिक। किसका एक्सपेंशन कराया? थोरेसिक वॉल का। ठीक, चलिए, जब मैं थोरेसिक वॉल का एक्सपेंशन करा रहा हूं बेटा, उस टाइम पर देखो ये सारी वॉल बाहर की तरफ मूव करेगी। तो आपको ये पूरी बात समझ में आ रही होगी कि जब थोरेसिक वॉल का एक्सपेंशन होगा बेटा, तो पेराइटल प्लूरा जो थी बेटा, वो भी एक्सपेंड करेगी, क्योंकि एयर टाइट चैम्बर है। आ गई बात समझ में बेटा? तो ये पूरी वॉल को मैंने क्या कर दिया? एक्सपेंड कर दिया। ये आपको बात पूरी समझ में आ रही होगी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बना लेता हूं बेटा, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है। अब क्या हुआ? वॉल का क्या हुआ बेटा? आपका एक्सपेंशन हो गया। जब वॉल का एक्सपेंशन हुआ
तो क्या हुआ, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जब थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उससे उससे क्या अटैच है आपकी, पैराइटल प्लूरा, तो वो भी एक्सपेंड करेगी। तो जब वो एक्सपेंड करेगी तो मुझे बताइए कि क्या प्लूरल कैविटी में जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर, वो क्या हो जाएगा, डिफरेंस कम होने लगेगा बेटा, डिफरेंस कम होने लगेगा। आ गई बात समझ में? तो मैं क्या करूंगा, विसरल प्लूरा को भी क्या करूंगा, एक्सपेंड करूंगा, क्योंकि मुझे मुझे -4 हमेशा मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तो थोरेसिक वॉल में एक्सपेंशन हुआ, थोरेसिक चैम्बर वॉल्यूम इंक्रीजेस। सुनते रहना बात ध्यान से बेटा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ बेटा, एक मिनट पानी पी लेते हैं बेटा। ठीक बच्चों, तो मैंने क्या बोला, थोरेसिक चैम्बर वॉल्यूम इंक्रीजेस which lead to which lead to expansion of which lead to expansion of parietal pleura, parietal pleura। ठीक है बच्चों, तो पैराइटल प्लूरा में क्या होगा, आपका एक्सपेंशन होगा। जब पैराइटल प्लूरा में क्या होगा बेटा, एक्सपेंशन होगा। सुनते रहना बात ध्यान से, यहीं पे लिख देते हैं। तो इंट्रा इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इंट्रा प्लूरल प्रेशर प्रेशर इंट्रा प्लूरल प्रेशर क्या होगा, डिक्रीजेस। ये हम नहीं चाहते, ये हम नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते। तो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इंट्रा प्लूरल प्रेशर, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंट्रा प्लूरल प्रेशर क्या होगा बेटा, एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन ऑफ, एक्सपेंशन ऑफ विसरल प्लूरा, एक्सपेंशन ऑफ विसरल प्लूरा। सॉरी बच्चों, एक्सपेंशन ऑफ विसरल प्लूरा। आगे बच्चे बात समझ में? तो मैंने क्या बोला, अगर इंट्रा प्लूरल प्रेशर डिक्रीज होगा तो उसको मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, और मेंटेन करने के लिए एक्सपेंशन ऑफ विसरल प्लूरा। अब जब विसरल प्लूरा भी एक्सटेंड होगा बेटा, तो क्या होगा, इंट्रा पल्मोनेरी वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। बिल्कुल, इंट्रा पल्मोनेरी वॉल्यूम, इंट्रा इंट्रा पल्मोनेरी, इंट्रा पल्मोनेरी वॉल्यूम, इंट्रा इंट्रा पल्मोनेरी वॉल्यूम क्या होगा बेटा, इंक्रीजेस। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम का मतलब है लंग के अंदर वाला प्रेशर, ठीक है। या इसको मैं एक शब्दों में और लिख सकता हूं बेटा, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। तो बुरा नहीं मान जाएंगे आप, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं बेटा, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर, इंट्रा सॉरी एल्वियोलर वॉल्यूम, एल्वियोलर वॉल्यूम, एल्वियोलर वॉल्यूम क्या होगा बेटा, वो भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीजेस। तो इंट्रा प्लूरल प्रेशर, इंट्रा प्लूरल प्रेशर डिक्रीजेस, सॉरी 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 सॉरी, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा बेटा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस। और जैसे ही लंग के अंदर पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, बाहर की एयर को क्या कर लेंगे बेटा, हम लोग इनहेल कर लेंगे।
और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। इनहेलेशन या इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। आ गई बच्चे बात समझ में? आ गई बेटा बात समझ में? अगर ये वाली बात समझ में आ गई तो मुझे लगता है अब कोई भी आपको तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये मैंने क्या पढ़ा दिया बेटा आपको, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इधर देखो, इधर देखो, फिर से देखो। मैंने क्या बोला, ये व्हाइट कलर का क्या है बेटा, वॉल ऑफ थोरेसिक केज। ठीक है, ये है आपका पैराइटल प्यूरा। ग्रीन वाला क्या है आपका विसरल प्यूरा। ठीक है, एनवायरमेंटल प्रेशर कितना होता है बेटा, 760 mm ऑफ एच जी। इंट्रा प्लूरल प्रेशर कितना होता है, 756 mm ऑफ एच जी। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो -4 होना चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में? -4 का मतलब है, कहने का मतलब है बेटा कि अगर हम लोग इसको 0 मान लें, इसको अगर हम लोग क्या करें बेटा, 0 मान लें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा आपका, -4 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल। अब जैसे ही एक्सपेंशन होगा, ये इससे चिपका हुआ बेटा देखो, तो ये भी बाहर आएगा। जब ये बाहर आएगा तो यहां का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन मुझे मेंटेन करना है। तो जो आपका विसरल प्यूरा है वो भी क्या होगा, एक्सपेंड। और जब ये भी एक्सपेंड होगा तो ये भी एक्सपेंड होगा, ये भी एक्सपेंड होगा। इसका मतलब जो यहां पर जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एयर क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएगी। एयर एंटर कर गई बेटा, एयर। आ गई बात समझ में बेटा? पक्की बात है बच्चों? तो मुझे लगता है ये वाला जो प्रेशर जो एल्वियोलाई के अंदर होगा, जो एल्वियोलाई के जो अंदर होगा, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा आपका, बताइए? इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। क्या बोलेंगे बच्चा, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। इंट्रा इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। देखो बेटा, मैं क्या शब्दों को बोल रहा हूं वो आपको बहुत इत्मीनान से समझना है। ठीक है, और अगर मैं पूरे लंग की बात करूंगा, अगर मैं पूरे लंग की बात करूंगा तो मैं यहां पर बोलूंगा इंट्रा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। क्या बोलूंगा बेटा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो कहां पर मैं पल्मो वर्ड यूज कर रहा हूं, कहां मैं प्लूरल यूज कर रहा हूं, कहां पर मैं थोरेसिक केज यूज कर रहा हूं, इन सारी चीजों को बेटा आप बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। इंट्रा पल्मोनरी पल्मोनरी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर या वॉल्यूम। ठीक बच्चों, चलिए, तो मुझे लगता है इस पूरी चीज को मैं समझाने में सफल रहा। ठीक है, अगर एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर अगर क्या डिप्रेशन होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, अब लास्ट क्लास में मैंने जब आपको ब्रीदिंग पढ़ाई थी, जब लास्ट क्लास में मैंने आपको बेटा ब्रीदिंग पढ़ाई थी, तो ब्रीदिंग को थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया था बेटा। और मैंने क्या बोला था कि ये दो पोर्शन में होगा। एक को मैंने क्या बोला था, इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, और एक को मैंने क्या बोला था बेटा आपका, एक्सपायरेशन। एक को मैंने इंस्पायरेशन बोला था और एक को मैंने क्या बोला था, एक्सपायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन में अब देखो, अब आपको समझ में आ जाएगी इंस्पायरेशन कब होगा। इंस्पायरेशन कब होगा, जब आपका इंट्रा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो बेटा आपका, डिक्रीजेस हो।
ठीक है। और एक्सपायरेशन कब होगा आपका? एक्सपायरेशन कब होगा आपका, बताइए बेटा? जब आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ जाए। इंट्रा पल्मोनरी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाए, बढ़ जाए। आगे बात समझ में? तो इन प्रेशर को बढ़ाने या घटाने का काम कौन कर रहा था बेटा? कौन कर रहा था बताओ? अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं किसकी, ध्यान से सुनो, अगर हम यहां पर बात करेंगे इंस्पायरेशन में, तो यहां पर EICM का, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का क्या होगा बेटा आपका? कॉन्ट्रैक्शन होगा। और डायफ्राम का भी क्या होगा आपका? कॉन्ट्रैक्शन होगा। यहां पर दोनों मसल का क्या हो रहा था बेटा आपका? कॉन्ट्रैक्शन। और कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण थोरेसिक केज का वॉल्यूम बढ़ेगा और थोरेसिक केज का प्रेशर घटेगा। ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा था? दोनों मसल्स का क्या हो रहा था बेटा आपका? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन। आ गई बात समझ में? इन दोनों मसल का क्या हुआ था यहां पर? इन दोनों मसल का यहां पर, इन दोनों मसल का यहां पर क्या हुआ है? रिलैक्सेशन। ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में ही आपको बताया था कि इंस्पायरेशन आपका एक्टिव प्रोसेस होता है और एक्सपायरेशन आपका बेटा पैसिव प्रोसेस होता है। ठीक है। ये 2 सेकंड का होता है, ये 3 सेकंड का होता है। और इसीलिए नॉर्मल ब्रीदिंग मैंने क्या बताई थी आपका? 12 12 बताइए, 12 टू 16 ब्रीथ पर मिनट। ठीक। चलिए, तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया क्या बच्चों? ये पूरा पॉइंट समझ में आया क्या कि किस तरीके से थोरेसिक केज का वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं हम लोग? ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन। ठीक। अब सुनना बात ध्यान से। एज्यूम करो कुछ इस तरीके का, जो मैंने लास्ट टाइम पे आपको थोरेसिक केज दिखाया था, उसमें इस तरीके का क्या था बेटा आपका? क्या ऐसे लेटरल टाइप का था बेटा? था कि नहीं था? ऐसे लिटरली था। आगे बात समझ में? अब मान लीजिए, मान लीजिए जब थोरेसिक केज का वॉल्यूम को मुझे बढ़ाना है, तो ये जो आपका एज्यूम करो कि यहां पर जो मैं रख रहा हूं वो क्या है बेटा आपका? थोरेसिक केज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? थोरेसिक केज को थोड़ा सा अपवर्ड मूव कराना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा अपवर्ड मूव करूंगा। तो जब मैं थोरेसिक केज को थोड़ा सा अपवर्ड मूव करा रहा हूं, देखना बेटा, जब मैं थोरेसिक केज को थोड़ा अपवर्ड मूव कराऊंगा, तो यहां पर वाला जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ेगा, ये वाला जो वॉल्यूम होगा वो बढ़ जाएगा। और इस वाले वॉल्यूम को, इस वाले वॉल्यूम को मैं क्या बोलने वाला हूं? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस वॉल्यूम। ठीक है। आगे बात समझ में? और इस डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस वॉल्यूम को बढ़ाने का काम कौन करता है बेटा आपका? EICM, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। तो अब कौन कौन सी मसल? यहां पर डायफ्राम की भी बात मैंने की बेटा, और मैंने क्या बात की है आपकी? कॉस्टल मसल्स के बारे में बात की थी, जो कि कहां पर होती हैं? दोनों रिब्स के बीच में होती हैं। दोनों रिब्स के बीच के गैप को हम लोग ने क्या बोला था? इंटर कॉस्टल स्पेस। और इसमें जो मसल मिलती है इसको हम लोग ने क्या बोला था? कॉस्टल मसल। ये दो होती हैं, कौन कौन सी? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और एक क्या होती है बेटा आपकी? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। आ गई बच्चे बात समझ में? ये पूरा पॉइंट अगर समझ में आ गया, ये पूरा पॉइंट अगर समझ में आ गया बच्चों, तो मैं आगे चलता हूं। आगे बात समझ में? ठीक। अब मैंने क्या बोला? थोरेसिक चैम्बर क्या था आपका? थोरेसिक चैम्बर क्या था बेटा आपका? क्या था? एयर। देखो एयर टाइट चैम्बर है। ठीक। दोनों लंग मैंने बना रखा है। अब आइए फिर से देखते हैं, अब आइए फिर से देखते हैं बेटा इसको। ठीक बच्चों, तो ये है आपका थोरेसिक केज। ये बेटा क्या है आपका? थोरेसिक केज। ठीक। चलिए, तो अब मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैं इतनी बार आपको ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा दूंगा कि आपको पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ब्रीदिंग पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। थोरेसिक केज है। आ गई बात समझ में बच्चों? ठीक। अब अगर मैं लंग के अंदर के प्रेशर की बात कर रहा हूं तो क्या होगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। अगर मैं एल्वियोलाई एल्वियोलाई के अंदर की बात कर रहा हूं तो क्या? इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर। मैं कुछ भी बोल सकता हूं, लेकिन जनरली मैं क्या बोलूंगा? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, मतलब पूरे लंग में होगा ना बेटा। ठीक है। इसलिए मैं जनरली यूज का क्या क्या करूंगा आपका? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक। अब ये थोरेसिक केज है। जब इनहेलेशन होता है, सुनना बात ध्यान से, जब इनहेलेशन होता है, जब आपका
इनहेलेशन होगा। इधर देखिए, जब आपका एयर क्या करेगी बेटा, एंटर करेगी, जब इनहेलेशन होगा, इसको मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, आपका इनहेलेशन। इनहेलेशन, ठीक है। तो इनहेलेशन के टाइम पर देखो, यहां पर वॉल्यूम को मैंने बढ़ा रखा है और यहां पर मैंने वॉल्यूम को थोड़ा सा कम कर रखा है। तो यहां पर इनहेलेशन के टाइम पर मैंने क्या किया है, सुनना बात ध्यान से बेटा। इनहेलेशन के टाइम पर मैंने यहां पर, इनहेलेशन के टाइम पर मैंने इंट्रा इंट्रा पल्मोनेरी वॉल्यूम को, पल्मोनेरी वॉल्यूम को क्या किया बेटा, क्या किया, इंक्रीज किया, इंक्रीज किया। इंट्रा पल्मोनेरी वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक। और इंट्रा पल्मोनेरी वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो इंट्रा पल्मोनेरी प्रेशर क्या होगा, डिक्रीजेस। इंट्रा पल्मोनेरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनेरी प्रेशर क्या होगा बेटा, डिक्रीजेस। और मैं इसी टाइम पर अगर आपसे पूछूं कि इंट्रा पल्मोनेरी प्रेशर कितना होगा, इंट्रा पल्मोनेरी प्रेशर कितना होगा, इंट्रा पल्मोनेरी प्रेशर कितना होगा, तो आप बहुत अच्छे बच्चे हो और आप बता दोगे 759 mm ऑफ Hg, 759 mm ऑफ, मतलब एक ही mm ऑफ Hg का डिफरेंस आएगा, ठीक है। और इस टाइम पर आपका हो जाएगा, इस टाइम पर आपका हो जाएगा बेटा इनहेलेशन, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन। आ गई बच्चों बात समझ में, आ गई बात समझ में, आ गई बात समझ में। अब मुझे क्या करना है, इसको एक्सेल करना है, एयर को दोनों में होगा, मैं अलग अलग आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने अलग अलग यहां पर ले लिया, ठीक। चलिए, अब मैंने यहां पर क्या किया, वॉल्यूम को कम, जबकि पहले इसको हम लोग पहले बना लेते हैं बेटा एक अच्छी तरीके से, तो आपको थोड़ा सा और अच्छा समझ में आएगा। यहां पर मैं एयर को क्या कर रहा हूं बेटा, एक्सेल कर रहा हूं, एक्सपायरेशन, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया होगा, इंट्रा 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 पल्मोनेरी, इंट्रा पल्मोनेरी वॉल्यूम क्या होगा बेटा, यहां पर बढ़ा था तो यहां पर जो कम हो रहा है, हाँ, इंट्रा पल्मोनेरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, सत्य वचन। अब जब इंट्रा पल्मोनेरी वॉल्यूम डिक्रीजेस तो इंट्रा पल्मोनेरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनेरी प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंट्रा पल्मोनेरी प्रेशर इंक्रीजेस। और यही आपसे कोई चुपके से पूछ ले कि वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो आप बता दोगे 761 mm ऑफ Hg, 761 mm ऑफ Hg हो जाएगा। आ गई बच्चे बात समझ में, ठीक। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, आपका एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन, ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट में समझ आ गया। अब इस टाइम पर इनहेलेशन के देखिए एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर रहेगा बेटा वो तो 760 ही रहेगा ना बेटा हमेशा, तो यहां पर 760 mm ऑफ Hg। आ गई बात समझ में, तो देखिए फिर +1 और -1 हुआ। अगर मैं यहां पर इसको एज्यूम कर लूं 0, अगर बच्चों मैं इसको एज्यूम कर लूं 0,
ठीक है, तो इंस्पायरेशन के टाइम पर क्या हुआ है आपका -1, देख लो। और एक्सपायरेशन के टाइम पर क्या हुआ है आपका +1। ठीक, देखो सारी चीज समझ में आ गई। और थोरेसिक केज, क्योंकि क्लोज चैम्बर है, थोरेसिक केज मैंने हमेशा बोला बेटा क्या है आपका क्लोज चैम्बर। तो अगर कुछ भी रिफ्लेक्शन किसमें होगा आपका, मतलब कुछ भी अगर चेंज थोरेसिक केज में होगा तो इट विल डायरेक्टली अफेक्ट ऑन लंग्स, लंग पे रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि हमारा जो लंग है उसमें वो मस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ रिलैक्सेशन की पावर अब्सेंट है। वेरी गुड। तो मुझे लगता है ये वाला पूरा पॉइंट आपको समझ में आ गया। इधर मैंने क्या बताया आपको इंस्पायरेशन, इधर मैंने क्या बताया आपको एक्सपायरेशन। ये आपका क्लियर है बच्चों? ठीक। अब ये बार बार मैंने बता दिया आपको, अब ये वॉल्यूम बढ़ कैसे रहा होगा, घट कैसे रहा होगा, आइए देखते हैं। अब सुनना बात ध्यान से बेटा, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। ये मैंने क्या बनाया, 2 लंग्स बनाए, आइए देखते हैं। ठीक। और नीचे है बेटा आपका बहुत इंपॉर्टेंट, क्या क्या डायफ्राम। ये मैंने क्या बना दिया बेटा आपका डायफ्राम, सुनते रहना बात। डायफ्राम, ये क्या है आपका डायफ्राम, डायफ्राम। ठीक। अब सुनना बात, ये मैंने एक लाइन खींच दी। ठीक। जब डायफ्राम में क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन, तो डायफ्राम देखना ध्यान से, डायफ्राम में क्या होगा बेटा, डायफ्राम कैसे डॉम शेप ऐसे होता है, डायफ्राम ऐसे डॉम शेप दिख रहा है बेटा आप लोग को, हाँ डायफ्राम है डॉम शेप। तो जब ये यहां पे लंग्स रखे हुए हैं और यहां पे क्या डायफ्राम, जब डायफ्राम ऐसे होगा तो इट बिकम फ्लैटेंड, इट बिकम फ्लैटेंड। आगे बात समझ में, तो ये क्या होगा फ्लैट हो जाएगा। जब ये फ्लैट हो जाएगा तो ऊपर का वॉल्यूम क्या होगा इंक्रीज करेगा। इधर देखो, ये आपका सपोज करो ये क्या है आपका लंग, और ये क्या है आपका, दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको यू शेप का, ये क्या डायफ्राम समझो। तो जब ये फ्लैट होगा तो देखो लंग का वॉल्यूम बढ़ा, फिर ऐसे दिख रहा है बेटा आपको, दिख रहा है आपको मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए आगे बात समझ में। ठीक। तो जब डायफ्राम में क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन, जब डायफ्राम में क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इट बिकम फ्लैटेंड, और क्या हो जाएगा यहां का वॉल्यूम क्या हो जाएगा इंक्रीज, और प्रेशर डिक्रीज। आ गई बात समझ में। ठीक। तो डायफ्राम में क्या हुआ बच्चों, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इट बिकम फ्लैटेंड। ठीक है। तो डायफ्राम में क्या हुआ कॉन्ट्रैक्शन, डायफ्राम में क्या हुआ कॉन्ट्रैक्शन, इट बिकम्स फ्लैट। ठीक है। जब ये फ्लैट हो जाएगा बच्चों तो मुझे बताइए कि क्या होगा, क्या होगा बताइए। ठीक है। इंट्रा 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 थोरेसिक वॉल्यूम, इंट्रा थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस, इंट्रा थोरेसिक वॉल्यूम increases, intrathoracic volume increases, which leads to which leads to intra pulmonary volume, also intra pulmonary volume also increases। और जब इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा बच्चों तो क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस।
इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस। और जब डिक्रीज हो जाएगा तो मैं चिहाड़ चिहाड़ के कितनी बार बता चुका हूं बेटा, ये क्या हो जाएगा आपका इंस्पायरेशन। आ गई बात समझ में? तो क्या हो गया इंस्पायरेशन। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो बेटा। अब मुझे बताओ कि जब ये फ्लैट हो रहा है, तो इस वाले एक्सिस का, क्या बोल रहा है वॉल्यूम। तो कौन सा वॉल्यूम बढ़ा है यहां पर, जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो यहां पर एंटरो पोस्टीरियर एक्सिस का बेटा क्या होगा, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो इस चीज को बेटा बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा, प्लीज मार्क माय वर्ड्स। कई बार बच्चे इससे क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा और जब ये फ्लैट होगा, तो याद रखिएगा एंटरो पोस्टीरियर एक्सिस क्या होगा, एंटरो पोस्टीरियर एक्सिस वॉल्यूम इंक्रीजेस। आ गई बात समझ में? तो इस वाले पॉइंट को भी याद रखेंगे आप, कि इस वाले पॉइंट को भी याद रखेंगे बच्चों, कि जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कौन से एक्सिस का वॉल्यूम बढ़ता है, एंटरो पोस्टीरियर एक्सिस का वॉल्यूम का इंक्रीज होता है। आ गई बच्चे बात समझ में? यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई हो बेटा तो मैं आगे चलूं। यहां तक अगर बात समझ में आ गई हो तो मैं आगे चलूं। ठीक है, अब मुझे बताइए कि अगर डायफ्राम में क्या हो, रिलैक्सेशन हो, डायफ्राम में अगर क्या हो, रिलैक्सेशन हो, अगर डायफ्राम में रिलैक्सेशन हुआ, रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन नहीं, रिलैक्सेशन। तो जब रिलैक्सेशन होगा बेटा, तो इट बिकम्स dome shaped, again, dome shaped again। और जब अगेन हो जाएगा बेटा, तो ये वापस एक, पहले ऐसे था, फिर फ्लैट हुआ, फिर अपनी जगह पे आएगा, तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस। क्या हो जाएगा बेटा, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीजेस। यहां पे क्या था आपका, देखो इंक्रीजेस, यहां पर क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। तो विच लीड्स टू इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम, सॉरी इंट्रा पल्मोनरी तो मैंने बता दिया, ठीक है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, और जब बढ़ जाएगा तो विच लीड्स टू एक्सपायरेशन, तो डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से एक पॉइंट याद रखिएगा बेटा, डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से कौन सा वॉल्यूम बढ़ता या घटता है, इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से याद रखेंगे बेटा, नहीं तो कहीं पर भी गलती होने की संभावनाएं आपको ज्यादा रहेंगी। ठीक है, तो यहां पर मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि डायफ्राम में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा। अब आ जाओ, जब कॉस्टल मसल्स की जब हम लोग बात करेंगे,
किसकी बात करेंगे बेटा? जब कॉस्टल मसल्स की बात करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, आइए देखते हैं। मूवमेंट ऑफ रिब केज, मूवमेंट ऑफ रिब केज, मूवमेंट ऑफ रिब केज। तो मूवमेंट ऑफ रिब केज किस तरीके से होता है बेटा, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये जो मैंने व्हाइट कलर से बना रखा है बेटा, दैट इज रिब्स, दैट इज रिब्स। आ गई बात समझ में? और इसके बीच के स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा आपका? इसके बीच के स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरकॉस्टल स्पेस, इंटरकॉस्टल स्पेस, इंटरकॉस्टल स्पेस। आगे बात समझ में? और इन्हीं के बीच में बेटा जो मसल होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? EICM या IICM। ये वाला पोर्शन मैंने रिकॉर्ड किया था, बट किसी ना किसी टेक्निकलिटी की वजह से बेटा वो वहां पर पॉज हो गया, और फिर वाला लेक्चर पूरे का, लेक्चर के बीच का ये वाला पोर्शन कट हो गया, इसलिए मैं इसको अलग से बना रहा हूं। जब मैंने लेक्चर को वापस से चेक किया तो मैंने देखा ये वाला पोर्शन कटा हुआ है, तो फिर से मैं इसको बेटा रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक बच्चों, तो ये मैंने पूरा उसी लेक्चर में पढ़ा दिया था। ठीक है, चलिए, तो मैंने क्या बोला? अगर EICM देखो, जो बेटा जो रेड कलर से जो मैंने बना रखा है बेटा, इसको मैं क्या बोलता हूं? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और जो आपका ग्रीन कलर से मैंने बनाया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। जब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में बेटा कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इट एलिवेट्स द रिब केज। कुछ इस तरीके से समझिए कि ये आपकी रिब है बेटा, ठीक है, जो मैंने ऐसे बना रखी है। जब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा EICM में तो रिब केज क्या होगा? अपवर्ड मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा बेटा, अपवर्ड्स। ठीक है, एंड आउटवर्ड्स, मतलब ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ। ठीक बच्चों, तो इसी को मैंने क्या बोला था? कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा? इट एलिवेट्स द रिब केज। और इसके कारण क्या होगा? जब ये ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये वाला जो एक्सिस है बेटा, इस वाले एक्सिस का क्या हो रहा है आपका? इस वाले एक्सिस का क्या हो रहा है बच्चे? आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और इस वाले एक्सिस वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते हैं? डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज होने की वजह से इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा बेटा? डिक्रीज। और इसी के कारण क्या हो जाएगा आपका? इंस्पायरेशन। जब ये एलिवेट हुआ, जब ये एलिवेट हुआ बेटा, तो ये वाला वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या होगा? एक्सपेंशन ऑफ लंग। और एक्सपेंशन ऑफ लंग के होने की वजह से क्या होगा आपका? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस। और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से बच्चे आपका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इंस्पायरेशन। ठीक बच्चों, तो ये वाला पॉइंट भी आप प्लीज याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और अगर हम बात करते हैं नॉर्मल, नॉर्मल ब्रीदिंग में EICM काम करती है। अब देखना, IICM, ये आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि ये है आपका नॉर्मल पोजिशनिंग रिब की। ठीक है, जब IICM में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? ये और अंदर की तरफ जाएगा। जब ये और अंदर की तरफ जाएगा बेटा, तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस का जो वॉल्यूम होगा, तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस का बेटा जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा आपका? वो क्या हो जाएगा आपका? कम हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और विच में लीड्स टू एक्सपायरेशन। देखिए, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस वॉल्यूम डिक्रीजेस, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस और एक्सपायरेशन। लेकिन मार्क माय वर्ड, IICM का कॉन्ट्रैक्शन जब होता है बेटा, उस टाइम पर हमेशा फोर्सफुल एक्सपायरेशन हो रहा होता है। नॉर्मल ब्रीदिंग में IICM, नॉर्मल ब्रीदिंग में IICM काम नहीं करती है। नॉर्मल ब्रीदिंग में IICM काम नहीं करती है। जब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना होता है उस टाइम पर हम लोग IICM मसल्स का यूज करते हैं बेटा। ठीक बच्चों, तो ये वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा। ठीक है, EICM नॉर्मल ब्रीदिंग में एक्टिवेटेड होती है, और IICM नॉर्मल ब्रीदिंग, NB मतलब नॉर्मल ब्रीदिंग में ये क्या होती है? इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होती है। ये वाला पोर्शन आप याद रख लीजिएगा बेटा। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये पिछले लेक्चर का ही पार्ट था, बट लाइट की कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये वाला पोर्शन कट हो गया था, तो मैं इसको वापस से रिकॉर्ड करके आपको ये बेटा आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो प्लीज अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू बेटा कि प्लीज आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। और इसके बाद जो मैंने आपको यहां से बता रखा है ये पूरा पिछले लेक्चर में है। ठीक है, ठीक बच्चों,
तो पहले मैंने डायफ्राम के बारे में पढ़ाया था आपको, डायफ्राम के बाद मैंने क्या बताया था आपको, कॉस्टल मसल्स के बारे में बताया था, ठीक है। और दोनों के बारे में बताने के बाद फिर मैंने ये वाली चीज बताई थी जो लास्ट लेक्चर में थी, ठीक बच्चों। तो इस छोटे से वीडियो को आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है। ठीक बच्चों, तो हम लोग ये वाला जो डायग्राम है, सुनना बात ध्यान से, ये अभी रेस्टिंग कंडीशन है, मतलब ना तो इंस्पायरेशन हो रहा है ना ही एक्सपायरेशन हो रहा है। तो मैंने 3 कंडीशन में बांटा है बेटा इसको। पहला जो कंडीशन है वो नॉर्मल कंडीशन, मतलब कि न्यूट्रल कंडीशन, ना तो न्यूट्रल कंडीशन, न्यूट्रल लिख देता हूं अभी, न्यूट्रल कंडीशन। और न्यूट्रल कंडीशन मतलब कि नो एक्सटर्नल एक्सचेंज, नो एक्सटर्नल एक्सचेंज। इसका मतलब जो एनवायरमेंट की बेटा, एनवायरमेंट की, एनवायरमेंट की जो आपका प्रेशर है वो कितना है, 760 mm ऑफ Hg। और अगर आपने सांस रोक ली है, इसका मतलब आपने इंट्रा पल्मोनेरी वॉल प्रेशर को कर दिया है 760 mm ऑफ Hg। और अगर आपने इतना प्रेशर कर दिया, इसका मतलब दोनों प्रेशर बराबर हो गया, इसका मतलब नो एक्सचेंज। इसका मतलब यहां पर मैंने क्या लिखना है बेटा, नो गैसियस एक्सचेंज, नो गैसियस एक्सचेंज। यहां पर कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा है, नो गैसियस एक्सचेंज, नो गैसियस एक्सचेंज। आ गई बच्चे बात समझ में, नो गैसियस एक्सचेंज, ठीक। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं बेटा यहां पर, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका इनहेलेशन। अगर आपका इंस्पायरेशन हो रहा है, एयर अंदर की तरफ एंटर कर रही है बेटा, तो ये वाला जो कंडीशन मैंने लिया है दैट इज इंस्पायरेशन, दैट इज इंस्पायरेशन। और मुझे बताइए कि इंस्पायरेशन के टाइम पर, इंस्पायरेशन के टाइम पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कितना होगा, अरे वो तो उतना ही होगा ना बेटा, 760 mm ऑफ Hg, कि उसको भी बढ़ा घटा दोगे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर की, तो ये हो जाएगा आपका 759 mm ऑफ Hg। और मैं रेस्टिंग कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो रेस्टिंग कंडीशन में सिंपल सी एक बात होती है बेटा, कि डायफ्राम में क्या होता है, डायफ्राम है बेटा, ठीक है। और डायफ्राम में मैंने ही पहले क्या बताया था, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये जो डायफ्राम है, ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम में रेस्टिंग कंडीशन मतलब चल फिर नहीं रहे, आराम कर रहे हैं बेटा। तो इस ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन में आपका डायफ्राम में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन। डायफ्राम में क्या हुआ बेटा आपका, कॉन्ट्रैक्शन, दैट्स इट। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलिए, अब अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा एक्सपायरेशन, किसकी बात कर रहा हूं, एक्सपायरेशन की। तो एक्सपायरेशन में हम लोग एयर को लंग से बाहर निकाल रहे हैं, एक्सपायरेशन में हम लोग लंग्स से एयर को क्या कर रहे हैं बेटा, बाहर निकाल रहे हैं। आ गई बच्चे बात समझ में, आ गई बात समझ में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यहां पर ध्यान से देखना, डायफ्राम में क्या होगा, रिलैक्सेशन, डायफ्राम में क्या होगा, रिलैक्सेशन। और ये वापस से अपनी जगह पर आ जाएगा। यहां पर मैंने क्या कराया है बेटा, डायफ्राम में क्या कराया है, रिलैक्सेशन कराया है। यहां पे कॉन्ट्रैक्शन था और यहां पर क्या था आपका, डायफ्राम में रिलैक्सेशन। यहां पर है डायफ्राम में रिलैक्सेशन।
और जब डायफ्राम में रिलैक्सेशन होगा बच्चों, जब डायफ्राम में रिलैक्सेशन होगा तो इंट्रा पल्मोनेरी क्या होगा? इंट्रा पल्मोनेरी वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, तो एक्सपायरेशन हो जाएगा। तो ये जो थर्ड कंडीशन मैंने ली है, दैट इज एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन। और मुझे बताइए कि एक्सपायरेशन के टाइम पर जो एनवायरमेंटल जो आपका वो रहेगा वो कितना रहेगा? वो तो 760 रहेगा ना बेटा, 760 ऑफ एच जी। आ गई बात समझ में? लेकिन 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 अगर मैं बात करूं इंट्रा इंट्रा पल्मोनेरी प्रेशर की, तो ये हो जाएगा 761 ऑफ एच जी। 761 ऑफ एच जी। तो मैंने वापस से एक बार फिर से पूरा आपको पूरी चीजें बता दी। तो नॉर्मल कंडीशन में सिर्फ बेटा आपका मेन जो रेस्पिरेटरी मसल होती है ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, क्या मैंने बोला? ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन, ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन ओनली डायफ्राम, डायफ्राम इज ए मेन रेस्पिरेटरी मसल। ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन में लिख सकता हूं, तो इसको मैं नोट डाल के यहां पे लिख देता हूं बेटा, नोट डाल के, नोट डाल के, ड्यूरिंग ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन मेन मेन रेस्पिरेटरी मसल, मेन रेस्पिरेटरी मसल इज ए क्या बच्चों? डायफ्राम। डायफ्राम। क्या बेटा? डायफ्राम। ठीक है। अब डायफ्राम, एक दो चीज और बता देता हूं बेटा मैं यहां पर, कि डायफ्राम इज सप्लाइड बाय फ्रेनिक नर्व, सप्लाइड बाय सप्लाइड बाय एक नर्व होती है बेटा जो इसको सप्लाई करती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेनिक नर्व। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व। फ्रेनिक नर्व। और याद रखिएगा, जब फ्रेनिक नर्व में एबनॉर्मल स्टिमुलेशन हो गया कभी, फ्रेनिक नर्व में अगर एबनॉर्मल स्टिमुलेशन हो गया, एबनॉर्मल स्टिमुलेशन हो गया, तो इट में लीड टू हिकअप्स। अरे हिचकी बेटा, हिचकी जो आती है वो इसी के कारण आता है। तो ये एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बेटा जो मैंने आपको बता दिया। अब अगर हमें बात करनी है फोर्सफुल एक्सपायरेशन की, ठीक है, ऑन इंस्पायरेशन की, तो ड्यूरिंग बेटा, ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग हमारी एब्डोमिनल मसल्स भी काम करती हैं। तो लास्ट टॉपिक है बेटा आज का, फोर्सफुल ब्रीदिंग। फोर्सफुल ब्रीदिंग। अगर हम लोग फोर्सफुल ब्रीदिंग की बात करते हैं बच्चों, किसकी बात करते हैं बेटा? अगर हम लोग फोर्सफुल ब्रीदिंग की बात करते हैं, सुनते रहना बेटा ध्यान से, ठीक है। अगर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? फोर्सफुल ब्रीदिंग की, तो इसमें एब्डोमिनल मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं। एब्डोमिनल मसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं, एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो
मान लीजिए ये है आपका एब्डोमेन। और यहां पर हमने डायफ्राम बना दिया। क्या बना दिया बेटा? डायफ्राम। ये आपका एब्डोमेन हो गया। ठीक है, चलिए तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर जो मसल्स होती हैं बेटा, अगर आपको याद आ रहा होगा तो कौन सी? एक ऑब्लिक मसल होती है, एक रेक्टस एब्डोमिनिस होती है बेटा, और एक आपकी होती है, अरे बिस्किट देखे होंगे ना बेटा, बिस्किट, अरे सिक्स पैक ऐप जो बोलते हो आप लोग, ठीक है, उसी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये देखिए, ठीक है, तो बीच में आपका क्या हो गया? आपका रेक्टस एब्डोमिनिस, और बगल बगल में आपकी हो गई आपकी ऑब्लिक मसल्स। ऑब्लिक मसल्स इधर क्या हो जाएंगी? आपकी ऑब्लिक मसल्स, ये आपकी ऑब्लिक हैं। ठीक, तो इस वाली मसल को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्लिक मसल्स। ऑब्लिक मसल्स, ठीक बच्चों। और बीच वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टस एब्डोमिनिस। रेक्टस एब्डोमिनिस, एब्डोमिनिस, ठीक बच्चों। और ये दोनों मसल्स कब इन्वॉल्व होंगी? ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग। इतना ही आपको याद रखना है बस। ठीक, तो दो मसल्स होती हैं, जो बीच की में होती है बेटा, वो आपकी क्या होती है? रेक्टस एब्डोमिनिस। और यहाँ पे क्या होती है? आपकी ऑब्लिक मसल्स होती हैं। ठीक है, तो ये पूरा पॉइंट जो मैंने आज आपको पढ़ाया बेटा, जो पूरा मैंने आज आपको लेक्चर पढ़ाया कि किस तरीके से आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग होता होगा, मुझे लगता है अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया। तो मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं कि अगर मैं थोरेसिक केज के अगर मैं एक्सपेंड करूंगा बेटा, तो क्या होगा? यहां पर थोरेसिक वॉल में एक्सपेंशन हुआ, थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, विच लीड टू एक्सपेंशन ऑफ पैराइटल प्यूरा। पैराइटल प्यूरा में अगर इंक्रीज होगा बेटा, तो क्या होगा? इंट्राप्लूरल प्रेशर डिक्रीज होगा। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंट्राप्लूरल प्रेशर, ये पूरा मैंने एक बार आपको बता दिया कि किस किस तरीके से होता होगा। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ विसल प्यूरा, इंट्रापल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर डिक्रीजेस, इनहेलेशन या इंस्पायरेशन, और अगर इसका क्या हो गया? रिलैक्सेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? आपका एक्सपायरेशन। ठीक है, कौन कौन सी मसल इन्वॉल्व होती हैं आपकी? कौन कौन सी मसल होती है नॉर्मल कंडीशन में? ईआईसीएम और डायफ्राम। ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? आपका इंस्पायरेशन, और रिलैक्सेशन से क्या होगा बेटा? इनका एक्सपायरेशन। ठीक है, फिर मैंने बताया कि थोरेसिक जो आपका ये क्या होगा? थोरेसिक केज है, जो कि आपका अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये क्या होता है बेटा? आपका एयर टाइट चैम्बर। एयर टाइट चैम्बर, एयर टाइट चैम्बर। आगे बच्चे बात समझ में? ठीक है, फिर मैंने क्या बोला? इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इंट्रा पल्मोनरी इंक्रीज होगा। कितना होगा उस टाइम पे? 760 एक्सपायरेशन होगा। और यहां पर देखो मैंने क्या बोला? इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीजेस, 759 इंस्पायरेशन। ठीक है, तो यहां पर भी मैंने पूरा अच्छी तरीके से आपको बता दिया। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कौन सा वॉल्यूम बढ़ेगा और किस तरीके से इंस्पायरेशन होगा। फिर मैंने बताया कि डायफ्राम में रिलैक्सेशन होगा तो आपका कौन सा प्रेशर बढ़ेगा, कौन सा वॉल्यूम घटेगा, ये सब चीजें मैंने बता दी बेटा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि जो ईआईसीएम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कौन सा वॉल्यूम बढ़ेगा और कौन सा प्रेशर घटेगा।
ठीक है, और IICM का क्या काम है याद रखिएगा। IICM इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पर क्या होती है, इनएक्टिव होती है, वो फोर्सफुल ब्रीदिंग के टाइम पर ही क्या होगा बेटा, आपका एक्टिवेट होगा। इसीलिए मैंने यहां पर बड़ा बड़ा लिख रखा है फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन। ठीक है बच्चों, फिर मैंने लास्टली आपको फिर से एक बार बता दिया कि न्यूट्रल कंडीशन में जब आप सांस नहीं ले रहे होते हैं, मतलब नो गैसियस एक्सचेंज, और अगर आपने कोई भी गैसियस एक्सचेंज को नहीं किया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के प्रेशर को आपके इंट्रा पल्मोनेरी प्रेशर से इक्वल कर दिया। आप अगर प्रेशर इंस्पायरेशन करना है तो आपको प्रेशर कम करना पड़ेगा, इनहेलेशन हो जाएगा, और अगर आपको एक्सहेलेशन करना है तो प्रेशर को यहां पर इंक्रीज करना पड़ेगा। और उसके बाद फिर मैंने लास्ट ही बताया बेटा आपको कि ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन मेन रेस्पिरेटरी मसल क्या होती है, आपकी डायफ्राम होती है, सप्लाइड डायफ्रेनिक नर्व, एबनॉर्मल स्टिमुलेशन से क्या होते हैं, हिकअप्स यानी कि हिचकी आना। ठीक है, और फिर लास्टली मैंने क्या बताया कि अगर फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी है तो दो मसल इन्वॉल्व होती हैं आपकी, एक होती है ऑब्लिक मसल और एक होती है आपकी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। मैंने कोई भी बेटा यहां पर कॉन्सेप्ट को आपको छोड़ा नहीं है, तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं बेटा कि आप, ठीक बच्चों, तो मैंने पूरी तरीके से आपको ये चीज एक्सप्लेन कर दी बेटा। ठीक है, तो आपको अब आप समझ में आ गया होगा कि ब्रीदिंग होता क्या है, ब्रीदिंग क्या होता है बेटा। अगर मैं यहां पर सिंपल सी अगर बात करूं ब्रीदिंग की, तो बताइए ब्रीदिंग क्या होगा आपका, बताइए। इनटेक ऑफ, इनटेक इनटेक ऑफ एयर, इनटेक ऑफ एयर फ्रॉम फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरमेंट, फ्रॉम सराउंडिंग सराउंडिंग एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, ठीक है बेटा, एंड एलिमिनेशन, एंड एलिमिनेशन ऑफ, and elimination of intake of air from surrounding environment and elimination of alveolar air into the environment, known as breathing, known as breathing। तो ये पूरा पोर्शन बेटा मुझे समझ में आ गया। अगले लेक्चर में हम लोग अपने वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बाद देखेंगे, पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बाद हम लोग मतलब वॉल्यूम्स देखेंगे, देन आफ्टर फिर हम लोग प्रेशर बोल रहा हूं, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बाद हम लोग कैपेसिटीज देखेंगे बेटा। ठीक है, और इस वाले टॉपिक में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा बेटा। आप इस लेक्चर को एक दो बार जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं बेटा। मैं बहुत जल्दी वन शॉट क्या कहते हैं सीरीज भी स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं एक चैप्टर को लगभग 2.5 से 3 घंटे में खत्म करूंगा। तो वन शॉट सीरीज का फायदा क्या होगा कि जो बच्चे 12th में हैं या जो बच्चे ड्रॉप में है, एक दो ड्रॉप ले चुके हैं, उनको बहुत जल्दी से रिवीजन करना है, तो वो आपको बहुत ज्यादा काम आएगा बेटा। ठीक बच्चों, और पढ़ाई आप बच्चों अच्छे से करते रहिए, बिल्कुल कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बच्चों एक सिंपल सी बात बताऊं कि अगर आप अपने पीवाईक्यूज, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि पीवाईक्यू आप किस तरीके से लगा रहे हैं। पीवाईक्यू लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको यह अंदाजा हो जाता है कि किस टॉपिक को नीट का जो एग्जाम है वो ज्यादा एम्फसाइज कर रहा है, मतलब किस टॉपिक को वो बार बार जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। और जब मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है पल्मोनरी वॉल्यूम्स, उससे बार बार क्वेश्चन आता है और ये आप पीवाईक्यू में देखेंगे। ठीक है, तो मैं हर चैप्टर का पीवाईक्यू भी आपको एक सीरीज लॉन्च करूंगा बेटा, जिसमें मैं पीवाईक्यू सीरीज चलाऊंगा। सारे चैप्टर के पीवाईक्यू में क्या कहते हैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके हर एक उसके छोटे छोटे नोट्स भी देके मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक बच्चों, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कोई भी दिक्कत है तो मुझसे जरूर पूछिए। ठीक है, आपके सहयोग की मुझे अपेक्षा रहेगी बेटा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, और वन शॉट वीडियोस को भी बेटा मैं बहुत जल्दी या तो कल या तो परसों एज सून एज पॉसिबल मैं वन शॉट वीडियोस को भी बेटा लॉन्च करने वाला हूं।
ठीक बच्चों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों।